नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो सोनभद्र से है, जहां पर अनपरा परियोजना की 3 इकाइयों से उत्पादन फिर से ठप हो गया है। इसके चलते सूबे के कई जनपदों में बिजली को लेकर हाहाकार मच सकता है। सोनभद्र से बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बिजली उत्पादन फिर से ठप हो सकता है। अनपरा की 3 इकाइयों से उत्पादन ठप हो गया है। बिजली सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बिजली को लेकर हाहाकार मच सकती है। ट्रिपिंग के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। और संवाददाता रंगेश कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंगेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बता दें अमित, अनपरा की लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि वहाँ की इकाइयां ट्रिप कर जा रही हैं। इसके कारणों का पता लगाने में वहाँ के सक्षम अधिकारी समझ नहीं आता, उनको कैसे क्या करते हैं कि पता नहीं चल पाता है और इसकी जानकारी फिर बाहर नहीं आ पाती है। फिर एक बार 210 की 3 इकाइयां वहाँ ट्रिप कर गई हैं, जिससे प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। इसके पहले 5 अक्टूबर को भी 1630 मेगावाट ठप हो गया था उत्पादन, जबकि 2630 मेगावाट की बिजली परियोजना है वहाँ अनपरा। तो ये लगातार वहाँ पे चलता रहता है और अंदर की बातें आ नहीं पाती हैं, क्यों ट्रिप कर रही है, किस कारण से बार बार यहाँ इकाइयां ट्रिप कर जाती हैं। अधिकारी कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी फिलहाल में स्थिति यह है कि 3 इकाइयां ठप हो गई हैं, बंद हैं 210 मेगावाट की 3 इकाइयां, और प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। अमित, शुक्रिया रंगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कानपुर में 12 लाख रुपए के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में इसका इस्तेमाल किए जाने के आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12 लाख रुपए के साथ 2 लोग पकड़े गए हैं। कार से रुपए लेकर जा रहे थे। घाटमपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। पुलिस ने आयकर विभाग को इस बात की सूचना दे दी है। संजेती थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर मैं आपको कानपुर से बता रहे हैं, यहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 12 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। आशंका इस बात की है कि घाटमपुर में विधानसभा उपचुनाव होना है, इस पैसे का इस्तेमाल वहां पर हो सकता था। इसी आशंका के मद्देनजर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है। अब आयकर विभाग पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा और दोनों से पूछताछ करेगा। और यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा फ्लीट के मौजूदा ढांचे में बड़े बदलाव किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में नए स्थापित किए जा रहे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। ऐसे 16 पॉलिटेक्निक कॉलेज पीपीपी मॉडल पर चलाए जाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक तो सीएम की सुरक्षा फ्लीट में बड़े बदलाव किए जाएंगे, इसको मंजूरी मिल गई है। दूसरा, नए खुलने वाले पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज अब पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे, इसी पर संचालित होंगे। और तीसरा बड़ा फैसला लिया गया कि गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम, सरल और सुव्यवस्थित बनाने के फैसले को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इस दिशा में ट्रैफिक विभाग आगे बढ़ने वाला है। तो बेहद अहम बैठक, और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। सबसे अहम फैसला, सीएम की सुरक्षा फ्लीट में बड़ा बदलाव किया जाएगा। वो बदलाव किस प्रकार का होगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और साथ ही आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज को अब पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, विस्तार से बताइए कैबिनेट के फैसलों के बारे में। अनामिका, आवाज मिल पा रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। यही वजह है कि महिला सुरक्षा को लेकर आज गृह विभाग की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें राज्य के सभी 75 जिलों में महिला अधिकारियों को महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर यूपी के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बता दें कि सीएम के निर्देश पर गृह विभाग महिला सुरक्षा के लिए खास तैयारियां कर रहा है और इसी कड़ी में ये उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं
पहली बात तो ये कि सूबे के सभी 75 जिलों में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को दी जा सकती है, ताकि संवेदनशीलता के साथ महिला अपराध को वो कम कर पाएं, ऐसे मामलों को गंभीरता से ले पाएं और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान भी चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर यूपी के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, कैसे कड़े बंदोबस्त किए जाएं, कैसे कानून को और बेहतर बनाया जाए महिलाओं के लिए, और पुलिस कैसे और ज्यादा एक्टिव हो पाए महिला अपराधों को रोकने के लिए। इन तमाम बातों को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। यहां पर आपको यह भी बता दें कि सीएम के निर्देश पर गृह विभाग महिला सुरक्षा के लिए खास तैयारी कर रहा है। तो आज बेहद अहम बैठक होने वाली है महिला सुरक्षा को लेकर। इस बैठक में क्या कुछ बड़ी बातें, क्या कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हाथरस मामले में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकती है। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा वकील की उपलब्धता और इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस के स्टेटस को लेकर भी जानकारी देने के लिए कहा गया था। ईडी ने साफ कर दिया है कि भीम आर्मी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच कोई संबंध नहीं है। साथ ही एजेंसी ने यूपी पुलिस की उस थ्योरी को भी बकवास बताया है जिसमें कहा गया था कि हाथरस दंगे के बाद हिंसा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई थी। ईडी के इस दावे के बाद यूपी पुलिस के उस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिनमें हाथरस मामले की आड़ में दंगा करवाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश होने की बात कही जा रही थी। इससे पहले खबर आई थी कि हाथरस केस पुलिस और एसआईटी को फंडिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भीम आर्मी के लिंक मिले हैं। अक्सर आपने पुलिस वालों को लोगों की पिटाई करते हुए देखा होगा, लेकिन फर्रुखाबाद में इसका उल्टा हुआ। यहां पर एक महिला ने सिपाही को सबके सामने पीट दिया। उसका आरोप है कि नशे में धुत सिपाही ने रॉन्ग साइड से आकर उसकी बाइक में टक्कर मार दी और बाद में उल्टे बदसलूकी भी करने लगा। इस बात से गुस्साई युवती ने सिपाही को चप्पलों से पीट दिया। वहां मौजूद दरोगा ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन महिला का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था और वो सिपाही को खदेड़ खदेड़ कर पीटती रही। सिपाही को इलाज के लिए फिलहाल सीएचसी कायमगंज में भर्ती करवाया गया है। उधर घायल पुलिसकर्मी महिला पर रॉन्ग साइड से आने और मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। पुलिस के आलाधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस वाला था, रॉन्ग साइड से आ रहा था, इतनी स्पीड पे गाड़ी ला रहा था कि हम रॉन्ग साइड से बिल्कुल साइड से ले गए, कच्चे पे उतार दिया, फिर भी आके ठोक दिया और गिर गया, बेहोश हो गया। नशे में धुत, इतना नशे में धुत था कि पुलिस की वर्दी की पहनने के बाद भी इसे होश नहीं है कि हम क्या पहने और क्या कर रहे हैं। 2 लड़के थे, एक लड़की थी इनके पास। उसने ज़बरदस्ती जब गाड़ी ठुकी तो ज़बरदस्ती की कि मेरे भाई को तुमने मार दिया। तुमने डांटा, भाई भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे खून निकला। तो मैंने बोला और भैया मेरी कोई गलती नहीं है, बहन जी आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। बहन जी कह रही अरे तूने क्यों मारा मेरे भाई को, तूने मार दिया। तो बहन जी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आप ऐसे मत बोलो मेरे से। बहन जी ने मुझे बहुत डांटा, मैं वहाँ से हट गया। अच्छा, साहब को बदतमीजी आ रही थी? मेरे साहब उस लड़की ने हाथापाई की। खबर उन्नाव से है, जहां पर चलती कार में महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवकों का पीछा कर लखनऊ बॉर्डर से उनको गिरफ्तार किया। महिला ने अपने भांजे और उसके दोस्त पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भांजे के दोस्त ने चलती कार में अश्लील हरकत शुरू कर दी। महिला के विरोध करने पर युवक ने दांतों से उसको काट भी लिया और फिर तकिया और बेल्ट से गला दबाकर मारने की कोशिश की। खुद को बचाने के दौरान महिला के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। बाद में आरोपी उसे मरा हुआ समझकर रास्ते पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जब हमें मारने लगा तप्पड़ बहुत मारा, बाल नोचा, मेरे दांत काट लिया था। वो उसने हमें सीट पे लिटा दिया था और दूसरा वाला ऐसे बैठा था, वो हमें जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब
ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कविंद्र नामक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कविंद्र पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना सूरजपुर से टॉप 10 अपराधियों में शामिल था और साथ ही डीएम ने इसे भूमाफिया घोषित किया हुआ था। इसके पास से एक कार, एक अवैध तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और उस घेराबंदी में जो है वो एक व्यक्ति जिसका नाम कविंद्र भाटी है, इसके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई और पुलिस ने भी जो है वो जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है। इसको तत्काल अस्पताल लेके जाया गया है और जो जानकारी अभी तक प्राइमा फेसी निकल के आई है, ये 15,000 का इनामिया है और भूमाफिया भी जो है वो जिला स्तर पर घोषित किया गया। साथ ही साथ सूरजपुर का टॉप 10 जो इनामिया है बदमाश में भी है। इधर बागपत में भी अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर बड़ौत नगर के बिनौली रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने मामूली कहासुनी के बाद सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने आनन फानन में घायल व्यापारी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसको हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया। उधर थाना खेकड़ा इलाके में एक दलित बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी पता किया गया कि प्रदीप आत्रे नाम के एक ट्रेडर हैं, जहां पर इनकी आत्रे ट्रेडिंग कंपनी है। वहाँ पर इनका कुछ अल्टरकेशन 2 युवकों से हुआ, जहाँ पर एक युवक ने इनको गोली मार दी है। अभी युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। हमने टीम्स गठित कर दी हैं और जल्दी उनकी पहचान कर ली जाएगी। घायल मजरूब को तत्काल हमने फर्स्ट एड दिलाने के बाद मेरठ हायर सेंटर रेफर करा दिया गया। हाँ, खेकड़े में एक डेड बॉडी मिली है और उसका मृतक का नाम सुखवीर है, उम्र 65 वर्ष है। उसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। बुलंदशहर में अंतरजातीय प्रेम विवाद से खफा लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि सभी आरोपी फरार हैं। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नेत्रपाल के बेटे ने 1 महीने पहले पास में रहने वाली गैर बिरादरी की युवती से इंटरकास्ट मैरिज की थी। इससे लड़की के परिजन खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिश्ता मंजूर होने की बात कहकर लड़के वालों को झांसा दिया। फिर उनके घर जाकर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोली नेत्रपाल को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने फरियाद को अनसुना कर दिया था। एसएसपी ने इस मामले में चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है और थाना प्रभारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पर भ्रमण करने, परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चौकी प्रभारी संतोष मिश्रा और उस चौकी के सिपाही तेजवीर की भूमिका इस प्रकरण में ठीक नहीं थी। उन्हें पीड़ित परिवार ने जानकारी दी थी कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। इसके बावजूद इनके स्तर से इसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खबर कुशीनगर से, जहां पर डीसीएम और पिकअप की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल से गुजर रहे एएसपी ने दरियादिली दिखाते हुए घायलों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल भिजवाया। एएसपी ने घायलों को खुद गाड़ी में लादकर अस्पताल भेजा। और अब रुक करते हैं संभल का, जहां पर बैंड बाजे के साथ एक गैंगस्टर की कुर्की की गई। गैंगस्टर रईस उर्फ कर्रू की संपत्ति जब्त करने पुलिस बैंड बाजों के साथ पहुंची। रईस की 50 लाख की संपत्ति और कार को जब्त किया गया।